बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सेल साइकिल का है। मैंने अपने पिछले लेसन में आप लोगों को ये बताया था कि आखिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए से मिलकर और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर कैसे क्रोमोसोम मॉलिक्यूल बनता है। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि आखिर सेल डिवाइड कैसे होता है। दरअसल सेल को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको सेल साइकिल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने सामने दिखा भी दिया है कि सेल साइकिल दरअसल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। किसी भी सेल ने जब माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होना होता है तो मरहलावार बहुत सी स्टेजेस में से वो गुजरकर दो सेल्स में तकसीम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन ह्यूमन का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 46। अगर एक बॉडी सेल ह्यूमन का वो माइटोसिस में से गुजरे तो सबसे पहले वो तमाम अपने सेल के स्ट्रक्चर्स को, मतलब अपने सेल की तमाम ऑर्गेनेलीज और जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तो ये सेल जिसने अपने तमाम सेल कंटेंट्स को, मतलब ऑर्गेनेलीज और क्रोमोसोम्स को डबल कर लिया है, ये अब मजीद दो नए सेल्स में डिवाइड होगा। और चूंकि इसने तमाम क्रोमोसोम्स को और ऑर्गेनेलीज को डबल कर लिया था, तो अब जब वो इक्वली डिवाइड होगा तो उसके जो दो नए सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की तादाद और ऑर्गेनेलीज की तादाद एग्जैक्ट वही होगी जो कि पेरेंट सेल में थी। तो माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल के डिवाइड होने के बाद तो ये जो दो नए सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद और ऑर्गेनेलीज की तादाद वही होगी जो कि पेरेंट सेल में है। और इस तरह सेल डिवीजन माइटोसिस के नतीजे में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अपने पेरेंट सेल की कॉपी होते हैं और अपने पेरेंट सेल के एग्जैक्ट क्रोमोसोम नंबर और ऑर्गेनेलीज लिए हुए होते हैं। इसलिए माइटोसिस सेल डिवीजन को क्लोनिंग भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल जब डिवाइड होता है तो एग्जैक्टली उसके तो उस पेरेंट सेल की सेम कॉपीज बनती हैं। अब माइटोसिस सेल डिवीजन में सेल के तकसीम होने से पहले, डिवाइड होने से पहले कुछ प्रिपरेटरी फेजेस हैं। मतलब कि सेल अपने आप को जब डिवाइड करता है तो उससे पहले कुछ तैयारी करता है। उस तैयारी की जो फेजेस हैं उसको इंटरफेज कहा जाता है। तो इंटरफेज दरअसल प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा है और तैयारी के हवाले से अपने रॉ मटेरियल को डबल कर रहा है, एंजाइम्स को डबल कर रहा है और जेनेटिक मटेरियल को भी डबल कर रहा है। इस इंटरफेस को तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसा कि यहाँ आपके सामने है कि उसमें एक फेज है G1 एस फेज और G2 फेज। तो डियर स्टूडेंट्स, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज जो हैं ये इंटरफेज की सब फेजेस हैं। और इस में यकीनन जो है बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। जैसे कि जी, हाँ, ये जी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जी रिप्रेजेंट करता है गैप को, गैप वन। एस रिप्रेजेंट करता है सिंथेसिस को और G2 रिप्रेजेंट करता है गैप टू को। अब तो G1 या गैप वन फेज में होता ये है कि जो सेल का साइज है और जो न्यूक्लियस का साइज है वो यकीनन
जो है उसमें तब्दीली आती है, या यूं कहिए कि जो सेल है उसमें न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाता है। और जीवन के अंदर एक और काम ये भी होता है कि जीवन फेज में अमीनो एसिड्स मीन्स के बहुत से एंजाइम्स बनते हैं, और रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है ताकि एनर्जी जो है उसको बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा सके। आरएनए और एंजाइम्स बनते हैं। आरएनए किस लिए बनते हैं? ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स जो कि एनर्जी के सोर्सेज हैं। एस फेज की तरफ आते हैं। एस फेज रेप्लिकेशन फेज है। एस फेज में यकीनन जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल होता है। और एस फेज को हम अगले आने वाले लेसन्स में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर होता ये है कि जो डीएनए की एस फेज है उसमें एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसकी रेप्लिकेशन से जो है नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इस तरह रेप्लिकेशन के नतीजे में जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी तादाद जो है वो डबल हो जाती है। मतलब कि 46 क्रोमोसोम से 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो एस या सिंथेसिस फेज जो है उसके अंदर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन ही होती है। इसके बाद है G2 फेज। गैप टू फेज जो है उसमें आरएनए बनते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल ये ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होती हैं, और जीवन में बकाया बच जाने वाली ऑर्गेनेल्स भी डबल होती हैं। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक डायग्राम है सेल साइकिल की, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो इंटरफेज है, इंटरफेज एक बहुत बड़ी फेज है। और इस इंटरफेस में आप देख रहे होंगे कि G1 S और G2 फेज है। और तो इस इंटरफेज में अगर हम देखें तो G1 सबसे ज्यादा लंबी फेज है, और G2 उससे कम, S उससे कम, और G2 सबसे छोटी फेज है। और इस इंटरफेज या प्रिपरेटरी फेज के बाद असल जो है वो सेल डिवीजन का प्रोसेस, जिसे हम एम फेज कहते हैं, जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, वो स्टार्ट होती है। और आप देखें कि माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस किस कदर जो है वो छोटी फेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, सेल साइकिल जो है एन एवरेज हमारे यहाँ पर जो एस्टिमेटेड है, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है, उसके मुताबिक जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, वो डेफिनेटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पर। जितने ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी सेल डिवीजन कंप्लीट होगी। लेकिन एन एवरेज जीवन फेज जो है वो 30 to 40% ओवरऑल और इंटरफेस का हिस्सा है। और जो एस फेज है वो 30 to 50% है। ये हमें एमसीक्यूज में जो है बहुत हेल्प करते हैं, ये परसेंटेजेस कि जीवन टोटल इंटरफेस का कितने परसेंट है, और जनाब जो एस है वो कितने परसेंट है, और G2 जो है वो 10 to 20% है। अब इनका ड्यूरेशन कितना है, मतलब एक सेल साइकिल, एक सेल डिवाइड होने में कितना वक्त लेता है? तो बैक्टीरिया का तो लेता है जी 20 मिनट। हर 20 मिनट बाद बैक्टीरिया की तादाद डबल हो जाती है। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइनल की जो सेल वॉल है, हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, वो 8 से 10 घंटे लेते हैं। और पौधों में डेफिनेटली टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म जो है उनमें बहुत आहिस्ता है। एनिमल्स की निस्बत तो तकरीबन 20 घंटे लेते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि जनाब जो सेल साइकिल है, ये सेल साइकिल बेसिकली इंटरफेस इंटरफेस पर मुश्तमिल था, एम फेज पर, और या कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस।
तो जो इंटरफ़ेज़ है, उसमें हमने G1 को पढ़ा, हमने एस फ़ेज़ को पढ़ा और G2 को पढ़ा। एम फ़ेज़ या माइटोसिस या कैरियोकाइनेसिस फ़ेज़ में हम पढ़ेंगे प्रोफ़ेज़ को, मेटाफ़ेज़ को, एनाफ़ेज़ को और टेलोफ़ेज़ को, जबकि साइटोकाइनेसिस में हम साइटोप्लाज़्मिक ऑर्गेनेलिज़ की तक़सीम को, उसकी डिवीज़न को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोफ़ेज़ से, कि प्रोफ़ेज़ कैसी सेल डिवीज़न है। तो देखते हैं, ये देखिए ये आपके सामने है, प्रोफ़ेज़ में होता क्या है? प्रोफ़ेज़ वो सेल डिवीज़न है जिसमें हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सेल जो है वो मुकम्मल तौर पर उसमें जो न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है जी। और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक अप हो जाता है इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स और डिसॉल्व हो जाता है। साइटोप्लाज्म में तो अगर मैं ये कहूँ कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर तो ये बात ठीक होगी और न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो जाएंगे, एक साइड पर हो जाएंगे। और जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल की कंडेंसेशन की वजह से जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल सूरत बनेगी, क्योंकि यही क्रोमेटिन मटेरियल मिलकर कंडेंस होकर ही क्रोमोसोम बनाता है और पिछले लेसन में मैंने इसको आपको बताया है। हाँ, सेंट्रियोल्स जो हैं वो भी डबल हो चुके हैं। सेंट्रियोल्स के 2 पेयर्स बन चुके हैं और ये 2 पेयर्स जो हैं ये ऑपोज़िट पोल्स की तरफ जो है ये मूव करना शुरू कर देंगे। और जो प्रोफ़ेज़ है उसमें जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स अपने ऑपोज़िट पोल्स की तरफ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद ये देखिए, इस डायग्राम में आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो जो सेंट्रियोल्स हैं, वो अपने ऑपोज़िट पोल्स की तरफ पहुँच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया, क्रोमोसोम विज़िबल हो गए कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन की वजह से। और जो सेंट्रियोल जो इनका प्लूरल सेंट्रोसोम होता है वो ऑपोज़िट पोल्स की तरफ जा रहे हैं और अपनी-अपनी पोज़ीशंस ले रहे हैं। अब प्रोफ़ेज़ जो है उसमें ये बात मुकम्मल हो गई। अब जो अ, सेंट्रियोल है मुकम्मल तौर पर अपने पोल्स की तरफ पहुँच जाएँगे और पोल्स पर पहुँचने के बाद ये, चूँकि सेंट्रियोल आपको पता है दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये कुछ छोटी-छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बनाएँगे। इनको कहा जाएगा एस्टर, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये एक्सटेंडेड बनाएँगे एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल की तरफ। तो मेटाफ़ेज़ जो है ये है मिडल फ़ेज़ और इस मिडल फ़ेज़ में सेंट्रियोल का मेन फ़ंक्शन है और सेंट्रियोल्स ने जो है वो एस्टर बनाना है और दरमियान में बड़ी-बड़ी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनानी है जिन्हें कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। तो इनका नाम हम इस तरह से करते हैं कि एस्टर को हम कहते हैं शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स और दरमियान वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं उन क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के ऊपर एक ख़ास प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ ये अटैच्ड होते हैं, इसलिए इनका नाम ही कैनेटोकोर सेंट्रियोल या कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मेटाफेज में मुकम्मल तौर पर जो है वो सेंट्रियोल्स जो हैं उन्होंने सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए हैं और उन्होंने कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बनाए हैं जो कि हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड